हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से आपका जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट बुक का राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आपको करवाने वाला हूं और आप सभी को इसकी पूरे चैप्टर की फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका यूजर नेम है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारे जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। राइट्स की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक ही हम फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करते हैं। राइट या जिसको आप अपना अधिकार भी कहते हो, फंडामेंटल राइट्स भारत के अंदर वो राइट्स होते हैं जिनकी गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये तो गारंटीड है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कोई भी, इवन गवर्नमेंट भी आपसे छीन नहीं सकती। इसकी पूरी गारंटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, ये हमारे जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं उनको ही फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो अब राइट्स आपको क्यों चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ आप कह सकते हो कि स्पीच है, आप कुछ बोल सकते हो। आपको लिबर्टी है, आपको इक्वालिटी का राइट है कि भाई आपको राइट टू इक्वालिटी, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी रिलीजन से आते हो, आपको इंडिया में इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो ये क्यों है? इससे आप अपना डेवलपमेंट कर पाते हो। तो राइट्स होते ही इसीलिए हैं ताकि जो जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनका डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो राइट्स होते हैं ये बहुत ही एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं बाय द कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो रिस्पॉन्सिबल है इनको इन्फोर्स करवाने के लिए। अगर कोई आपका राइट वायलेट करता है, मान लो आपको कोई भाई किसी चीज़ की फ्रीडम छीन ले आपसे, या आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, आपकी पूरी हेल्प जो है वो की जाएगी कोर्ट के अंदर। अब अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, कोर्ट जो है वो आपका प्रोटेक्टर होता है राइट्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की और क्या इंपॉर्टेंस होती है अब हम ये समझ लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, हर इंसान की जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसकी प्रोटेक्शन करता है जो आपका फंडामेंटल राइट होता है। ठीक है, कि इससे आप अपना डेवलपमेंट कर पाते हो। इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ जो है वो नहीं होगा। सेफ गार्डिंग अगेंस्ट स्टेट टायरनी, देखो इसका मतलब होता है कभी कभी क्या होता है, स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जो कोई कंट्री होती है उसका जो लीडर होता है वो सारे राइट्स छीनने लगता है, मनमर्जी करने लगता है। लेकिन जिस कंट्री में फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड होते हैं और कोर्ट्स जो होती हैं वो उसको इन्फोर्सेबल मतलब पूरी तरीके से करवाती हैं, तो वहाँ पर कोई भी लीडर, कोई भी गवर्नमेंट वहाँ के लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकती। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम आगे बढ़ें, फिर है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। अब अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में इक्वलिटी आएगी, सभी को जस्टिस मिल पाएगा। अब मान लो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे भेदभाव होता है, जहाँ पे लोगों के साथ कास्ट सिज्म होता है, रिलीजन पे मतलब उसके बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, सो वो गलत हो जाता है। ठीक है, सो सोशल जस्टिस आता है जब आपके पास एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है वहाँ पे राइट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो वहाँ पे राइट्स भी होने चाहिए लोगों के पास। रूल ऑफ लॉ, देखो फंडामेंटल राइट्स होंगे तो सभी को कानून के आगे बराबर समझा जाएगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब ही यही होता है, कानून के आगे सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता हो, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, या कोई गरीब इंसान हो, गरीब आदमी हो, उसके पास फंडामेंटल राइट्स उतने ही होते हैं जितने की एक अमीर आदमी के पास होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, अब जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, जो बहुत ही पॉपुलेशन में कम हैं जो लोग, ठीक है, तो उनकी भी प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये वन बाय वन
मैं आर्टिकल बाय आर्टिकल इन सभी राइट्स के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा और आपको समझाता जाऊंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। सो सबसे पहले हम चलते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल बाय आर्टिकल सब कुछ दिया होता है। सो आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में दिया गया है। इक्वालिटी का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, कोई भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लॉ के सामने सभी बराबर होंगे। आर्टिकल 14 हमारा ये कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। चाहे कोई सेलिब्रिटी है, चाहे कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, चाहे कोई एक मजदूर है, उसको लॉ के आगे बराबर समझा जाएगा। अगर कोई सेलिब्रिटी कोई भी क्राइम करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलती है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें क्या है कि आपका जो जन्म का स्थान है, आपका जो भाई जेंडर या आपका जो सेक्स है, जो आपकी कास्ट है, ठीक है, इसके बेसिस पे या आपका जो रिलीजन है, कोई भी इस बेसिस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अरे भाई तू तो उस स्टेट का रहने वाला है, तू तो ऐसा है, तो ये नहीं कह सकते आप किसी को भी, क्योंकि अब ये बिल्कुल मनाही है इस चीज़ की। अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, आपके अगेंस्ट पूरा एक्शन होगा। सो ये अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से ये हमें बताता है कि सभी लोग इक्वल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी जाति का हूँ, तू छोटी जाति का है, तू इधर नहीं आ सकता, तू उधर से पानी नहीं पी सकता। ये सारी चीज़ें एंशिएंट इंडिया में होती थी। आज की डेट में अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसकी पूरी पूरी मनाही है और उसके अगेंस्ट पूरा एक्शन लिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखो इक्वालिटी वाला जो राइट है ना हमारा, उसी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल आ जाते हैं। 14, 15 आपको बता दिया। आर्टिकल 16 इसका ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी होगी तो उसमें सभी जो नागरिक हैं भारत के, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको इक्वल समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसी को सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी, और अगर कोई ऐसी कास्ट से आ रहा है जो मतलब शेड्यूल कास्ट से है या एसटी कास्ट से है, ओबीसी से है, तो उसको वो नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता। अब जो भी सरकारी नौकरी होगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो भी अनाउंसमेंट होगी, उसमें अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, सभी लोग इक्वली काम कर सकते हैं। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो आर्टिकल 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां से आपका एमसीक्यू भी बनता है कि अनटचेबिलिटी एबोलिस्ट की गई थी, कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है। सो आर्टिकल 17 हमें ये बोलता है कि अब छुआछूत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर कोई छुआछूत करता है, बोलता है कि भाई ये तो अनटचेबल कम्युनिटी है, इसको तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसके हाथ का तो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो ये बिल्कुल इस चीज़ की मनाही है। अगर ऐसा कहीं भी होता है तो बिल्कुल इलीगल है। फिर है एबोलिशन ऑफ टाइटल। आप कोई उपाधि नहीं रख सकते अगर आप इंडिया में रहते हो। ठीक है, जैसे पहले होता था ना एंशिएंट ज़माने में, राजा धीराज, ये वो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी एक उपाधि होती थी, फिर नाम आता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आप कोई टाइटल नहीं रख सकते हो। आर्टिकल 18 में इसके बारे में दिया गया है, सारे तरीके के टाइटल हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी भी जिसको आप कहते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, आर्टिकल 19 से 22 तक इसके बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको पूरी आज़ादी है अपने जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस करने की, अपनी बातों को दुनिया के आगे रखने की। ठीक है, और आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोलने से रोकेगा, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा राइट देता है। राइट टू असेंबल पीसफुली, आप अगर कहीं असेंबल होना चाहते हो, कहीं पे आप सभा करना चाहते हो, असेंबली करना चाहते हो, कई सारे लोग हैं, ग्रुप में बैठना चाहते हो, आप बैठ सकते हो, लेकिन पीसफुली। ये नहीं आप हथियार लेकर असेंबल हो रहे हो, तो ये इस चीज़ की बिल्कुल भी वो नहीं है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है, बट पीसफुली विदाउट आर्म्स आप आ सकते हो। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 19 कहता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हो, आप अपनी यूनियंस बना सकते हो। जैसे आपने देखा है जो मजदूर वाले जो लोग होते हैं, जो लेबरर होते हैं, लेबर यूनियन होती है, फार्मर्स की यूनियन होती है, इनके ग्रुप्स बने होते हैं, एसोसिएशन, फार्मर एसोसिएशंस बनी होती हैं। सो ये क्या है, अपने आप एसोसिएशंस या अपनी यूनियन बना सकते हो, आपको इस चीज़ का पूरा पूरा राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, सो ये था हमारा फ्रीडम जो मैंने अभी तक आपको बताया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, इसी में आगे दिया गया है राइट टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी इंडिया की टेरिटरी में आ जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपको पूरी आज़ादी है। ये भी आर्टिकल 19 ही कहता है।
राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप भारत में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी पूरे इंडिया में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, जहां रहना चाहो वहां पे आप जाके रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। आगे है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, डॉक्टर है, टीचर है या इंजीनियर है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि पहले से फिक्स है कि आपकी अगर कास्ट ये है तो आप सिर्फ यही काम करोगे, आपकी कास्ट ये है तो आप ही अच्छे काम करोगे या वो काम करोगे। ऐसा अब नहीं होता। आपको पूरा पूरा राइट और पूरी फ्रीडम है, आपका जो मन करे आप वो काम कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है इसी में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा ऑफ द प्रेस, यानी कि प्रेस की भी पूरी पूरी फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। ये इससे रिलेटेड है कि आप बोल सकते हो, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो नेता होते हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हो। ठीक है। जो हमारी मीडिया है, प्रेस है, उसको भी पूरी पूरी यहाँ पे आज़ादी है। फिर इसी में आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है। और ये देखिए दो ऐसे ये आर्टिकल के अंदर दो ऐसे पॉइंट हैं जो हो सकता है डायरेक्ट आपको बुक से समझ ना आए, मैं आपको समझाता हूँ। पहला ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कोई ऑफेंस करा है, कोई गुनाह करा है, अगर आप उसके लिए कन्विक्ट हो रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी एंड सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब ये दोनों को समझो कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20। ठीक है। जो आर्टिकल 20 मैंने अभी आपको पढ़ाया था पीछे, उसमें ये बोला गया है प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन विच मीन्स, यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे लिखा है कि नो इंडिविजुअल कैन बी कन्विक्टेड फॉर एक्शंस दैट वर कमिटेड बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ द लॉ। कोई भी अगर बंदा है, उसने कोई ऐसा क्राइम किया है जिस टाइम पे उसने वो किया था वो क्राइम नहीं था, कानून बाद में आया है, उसके बाद पता चला है कि ये इलीगल है, सो आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगर उसने कानून बनने से पहले वो क्राइम किया था। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्लॉज 2 क्या कहता है, डबल जेपर्डी एक वर्ड आया था। डबल जेपर्डी का मतलब होता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आपने कोई एक गुनाह किया है तो किसी उस बंदे को एक गुनाह के लिए 2 बारी सजा नहीं दे सकते आप। ठीक है। एक गुनाह की एक सजा, ये ऐसा हमारे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। फिर क्लॉज 3 क्या कहता है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि जो एक्यूज है, जिसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जो आरोपी है, कैन नेवर बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस। वो खुद का विटनेस नहीं हो सकता। ठीक है। विटनेस कोई और होगा, आरोपी खुद की मतलब जो है विटनेस नहीं हो सकता, ये यहाँ पे लिखा गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे वो जो पीछे की लाइंस थी मैंने आपको समझा दी है, जो आर्टिकल 20 की थी। ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बताया था प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि जो कानून या लॉ बनने से पहले कोई ऑफेंस हुआ है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे आर्टिकल 20 में ही क्लॉज 2 जो था उसमें ये बताया गया था डबल जेपर्डी, यानी कि किसी को एक गुनाह के लिए आप बार बार सज़ा नहीं दे सकते, एक बारी सज़ा मिलेगी उसको। अब आता है आर्टिकल 21 जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको जीने का अधिकार है जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता, फंडामेंटल राइट है। अगर कोई आपसे आपकी जान ले रहा है, अगर आपको कोई मारने की धमकी दे रहा है, तो ये सीधा सीधा आपकी जो लाइफ की प्रोटेक्शन वाला जो आपका फंडामेंटल राइट है उसका वॉयलेशन है। आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हो अगर आपको धमकियां आती हैं, कुछ भी ऐसा होता है। ठीक है। आपको पूरी पर्सनल लिबर्टी है, आज़ादी है। और आर्टिकल 22 ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है। अगर आपको अरेस्ट भी किया गया है तो इसमें भी आपके बहुत सारे राइट्स होते हैं कि आप भाई अपना वकील कर सकते हो, आपको टाइम मिलता है, मजिस्ट्रेट के आगे जा सकते हो, बहुत सारी आपको राइट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं पुलिस वाले ने आपको पकड़ा और सीधा जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आपका 3rd नंबर का फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक बताया गया है। सो आर्टिकल 23 जो है इसका वो ये कहता है कि जो पहले क्या होता था, फोर्स्ड लेबर होती थी, जबरदस्ती किसी गरीब को पकड़ के उससे काम करवाया जाता था, उसको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। और कभी कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, किसी इंसान को बेच दिया, स्लेव्स बना के बेच दिए, ये चीज़ें बिल्कुल मना है। आर्टिकल 23 में लिखा गया है
किसी को आप स्लेव नहीं बना सकते, किसी को बेच नहीं सकते, और किसी से फोर्सफुली कोई काम आप नहीं करवा सकते। फोर्स्ड लेबर बिल्कुल मना है, ठीक है। ये आर्टिकल 23 था। अब इसी के अंदर आर्टिकल 24 जो है वो ये कहता है कि जो चिल्ड्रन हैं उनसे आप खतरनाक कोई भी काम नहीं करवा सकते। सिंपली बताऊं तो चाइल्ड लेबर बिल्कुल मना है, चाइल्ड लेबर बिल्कुल मना है। 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, अगर उनसे कोई भी काम करवाते हुए पाए जाते हो तो आपके ऊपर पूरी पूरी कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाएगा। सो चाइल्ड लेबर का बिल्कुल यहाँ पे प्रोहिबिशन है। फिर अगला जो हमारा यहाँ पे 4th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। रिलीजन आपका जो धर्म है, आप इंडिया में रहते हो ना अगर, तो आपका जो मन करे आप वो रिलीजन फॉलो कर सकते हो, पूरी आपको फ्रीडम है। आप पूरा उसका प्रोपगेशन कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 25 कहता है आपका। और जैसा कि आपको पता है हमारा देश एक सेक्युलर नेशन है, सभी रिलीजन को यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता हमारे इंडिया में। फिर है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये इसी का ही एक पार्ट है, आर्टिकल 26 है। यानी कि आपके जो भी धार्मिक मसले हैं, रिलीजियस अफेयर्स हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हो अपने तरीके से, उसमें कोई स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। आर्टिकल 27 ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। कभी कभी क्या होता है, आप अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए चंदा वगैरह लेते हो, ठीक है, डोनेशन वगैरह लेते हो, तो इसकी आपको आज़ादी है, ठीक है। लेकिन आप किसी से फोर्सफुली नहीं ले सकते जाके कि भाई ज़बरदस्ती चंदा दो या पैसा दो। आप अपने रिलीजियस कार्यों के लिए, काम के लिए कुछ भी अगर ले रहे हो, ले सकते हो, फ्रीडम है, ठीक है, लेकिन आप किसी से फोर्सफुली नहीं ले सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंडेड है, फॉर एग्जांपल सरकारी स्कूल है आपका, सरकारी कॉलेज है, जो स्टेट फंडेड है पूरी तरीके से, उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो सकता, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में फॉलो होते हैं। जो सरकारी आपके कॉलेज हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उसमें किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होता। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट जो आपका जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30। सो आर्टिकल 29 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटी हैं, जो पॉपुलेशन में लोग कम हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ठीक है, चाहे वो सिख हो, ठीक है, चाहे वो बौद्ध हो, ठीक है, इन तीनों चारों को, जो भी माइनॉरिटी है हमारे इंडिया में, जेन्युइनली माइनॉरिटी हैं, उनको पूरी पूरी प्रोटेक्शन उनकी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए इस कंट्री में। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, इनको पूरा राइट है ये अपने खुद के कॉलेज बना के अपने नियम उसमें लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड में आपको एक कॉलेज नज़र आ रहा होगा, इसका नाम है सेंट स्टीफन्स कॉलेज। नाम से पता चल रहा होगा सेंट स्टीफन्स कॉलेज क्रिश्चियन से रिलेटेड कुछ लग रहा है, और इस कॉलेज की छत पे एक क्रॉस भी लगा हुआ है क्रिश्चियनिटी का। ये जो कॉलेज है ये पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, असेंबली होती है, प्रेयर होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। और सेम ऐसे ही आपका SGTB खालसा कॉलेज है, नाम से पता चल रहा होगा सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, उसमें वो अपने रूल्स खुद बनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। ऐसा ही एक और कॉलेज है जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये क्या है, फिर नाम से पता चल रहा होगा जीसस, ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। सो ये माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं। ऐसे ही माइनॉरिटी स्कूल्स भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो बच्चों को अपने रिलीजन की जो है एजुकेशन देते हैं। सो ये पूरा इनको आज़ादी, मतलब पूरी पूरी इनको फ्रीडम है कि ये अपने रिलीजन की एजुकेशन दे सकते हैं, अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि आपको ये जितने भी मैंने पीछे राइट्स पढ़ाए हैं, अगर इनमें से एक भी राइट आपका कोई छीनता है आपसे, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, आपकी पूरी पूरी सुनवाई होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पूरा पूरा इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करने का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ लिखा है और अगर वो गलत हो रहा है कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको प्रोटेक्ट करेगा। सो वी कैन से सुप्रीम कोर्ट इज लाइक अ प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इफ योर राइट्स आर वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द जस्टिस। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट पूरी आपकी मदद करेगा इसमें। सो ये भी आपका एक राइट है कि अगर कोई आपका राइट छीन रहा है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हो, आप कोर्ट में जाओगे, आपकी पूरी पूरी हियरिंग होगी। ठीक है, आप अपनी अपील कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिट्स। अब फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक क्लोज हो चुका है। अब ये जो रिट्स हैं ये कुछ ऑर्डर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के राइट्स समझ लो। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। ठीक है, आपको पता है जो एक सबसे लोअर लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। फिर ऊपर जाओगे आपको हाई कोर्ट दिखेगी, हर स्टेट की अलग होती है। सबसे टॉप पे नेशन की होती है सुप्रीम कोर्ट। ये इंडिया में एक ही है जो दिल्ली में है। हाई कोर्ट लगभग हर स्टेट में होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हर स्टेट में होती है। सो मान लो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, उसमें से क्या क्या वो है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हबीस कार्पस। हबीस कार्पस ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, ये ऑर्डर जब दिया जाता है कि इट ऑर्डर्स द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ पर्सन हु इज़ बीइंग डिटेन्ड। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए। ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड 24 आवर्स में भी। ठीक है, उसको लाया जाए और चेक करा जाए कि जो डिटेंशन हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या उसकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। ठीक है, दूसरा ऑर्डर होता है मैंडामस। मैंडामस का ऑर्डर जब दिया जाता है, ठीक है, दिस रिट ऑर्डर्स अ पब्लिक ऑफिशियल, कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई ऑफिशियल जो है, टू परफॉर्म अ ड्यूटी दैट दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू डू। जो काम आपको करना है लीगली, आप वो ड्यूटी अगर सही से नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस भेजेगा, ऑर्डर भेजेगा कि भाई अपना काम सही से करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है जो कानूनन रूप से होना चाहिए, सो जो कोर्ट है वो उसको बोल सकता है कि भाई अपना काम सही ढंग से करो, उसको ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का। तीसरा रिट होता है प्रोहाइबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है, ये रिट का मतलब होता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है। अब मान लो हाई कोर्ट ऐसा काम कर रही है जो इसकी पावर का नहीं है, जो इसकी रेंज के बाहर के मसले हैं, तो उसमें ये कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो उसको वहीं रोक दो, ये आपके एरिया का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। आपकी लीगल अथॉरिटी में ये पावर नहीं आती कि ये आपका राइट नहीं है कि आप इसमें कुछ काम करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिट है को वारंटो। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑफिशियल है, कोई अधिकारी है, कि वो अगर किसी भी पोस्ट पर है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उससे क्वेश्चन किया जाता है, इट आस्क्स द पर्सन टू शो बाय व्हाट राइट, कि आप किस अधिकार से इस पोजीशन पे हो जहां पे अभी आप काम कर रहे हो सरकार में, आप ये पोस्ट पर कैसे आए, क्या राइट है आपका, किस प्रोसेस के साथ आए। अगर वो इसमें गलत पाया जाता है, भाई उसने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं या कुछ उसने गलत काम करके वो आया है पोस्ट पर, तो वहीं उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा उसके ऑफिस से। ठीक है, नहीं है अगर कुछ सब सही है तो इट्स ओके। फिर अगला है सर्टिररी। सर्टिररी का मतलब होता है कि अगर जो लोअर कोर्ट है, मान लो हाई कोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, अगर यहाँ पे लोअर कोर्ट्स के जो डिसीजन है, मान लो हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट को मज़ा नहीं आया, सही नहीं लगा, तो वो उसको रिव्यू कर सकती है, उसको करेक्ट कर सकती है डिसीजन को। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर आ जाती है कि वो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसको वो रिव्यू कर सकती है, एक बारी दोबारा से चेक कर सकती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो रिट्स वाला टॉपिक भी यहाँ पे क्लोज हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले इस क्लास में आते ही मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, जो कि गारंटी है
कि पूरी पूरी आपको कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ आपको देगा, नहीं मिलेगी तो आप कोर्ट में जाओ, आपकी पूरी मदद होगी। बट ये जो पॉलिसीज़ होती हैं स्टेट की, ये बिल्कुल भी आप इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते स्टेट को, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है ये ऐसी गाइडलाइन होती हैं जो कोई भी स्टेट, एमपी है, यूपी है, वो अपने वहाँ के सिटीजन्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी बनाता है। अब वो उसकी मर्जी है पॉलिसी कब आएगी, कब उसको लागू करेगा, ठीक है। इसमें ये आ सकता है कि भाई लाइवलीहुड, अच्छा रोजगार देना। अब भाई वो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो रोजगार कब देगी, आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि रोजगार का वादा किया था, रोजगार नहीं मिल रहा। ओके, सभी को जस्टिस मिलना, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते, ये हर स्टेट की अपनी मर्जी होती है कि इनके ऊपर कैसे काम करना है, ठीक है। ये हर स्टेट अपनी मर्जी से काम करता है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इन सब चीज़ों के लिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये क्या है कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, ठीक है। अब कोई स्टेट इस पे जल्दी काम करता है, कोई इस पे देर से काम करता है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर, अब दारू, जो दारू है उसका सेवन गुजरात में बंद है, दिल्ली में बिकती है, एकदम धमाके से बिकती है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, हर स्टेट की अलग है। कोई पॉलिसी बना रहा है कि दारू रोकनी है, तो कोई एक दारू के साथ दूसरी बोतल फ्री दे रहा है, कोई ऐसा भी स्टेट है। तो फिर है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है ना, उसको प्रमोट करना ताकि रोजगार आए, तो ये भी हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, जो मवेशी होते हैं, गाय है, भैंस है, इनको मारा ना जाए। बूचड़ खाने बंद करवाए थे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने, जहाँ पे गाय को काटा जा रहा था, ठीक है। ये यूपी ने कदम उठाया, हो सकता है एमपी ने उठाया, हो सकता है कि केरला या कोई और स्टेट ना उठाए इतनी जल्दी, बाद में उठाए या ना भी उठाए, उसकी मर्जी है। सो यहाँ पे क्या होता है, हर स्टेट की अपनी वो है कि भाई मर्जी है। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ये चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।